गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको वक्फ के बारे में जो मुद्दा था वो न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिलेगा। दरअसल में आप सब लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों के अंदर जो वक्फ एक्ट था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। अब दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, पर कुछ ऐसी ऑरल ऑब्जर्वेशन जरूर थी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पे करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना था कि नॉर्मली ना वो एक्ट के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करते हैं अनलेस कोई एक्सेप्शनल सरकमस्टांस हो। एंड ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा ये बोला गया कि ये जो वक्फ है ना ये अपने आप में एक्सेप्शन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड है कि वक्फ एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करे जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुद्दा है वक्फ बाय यूजर लैंड का। दरअसल में वक्फ बाय यूजर का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कोई जमीन है जिसको कि मुस्लिम रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो जमीन है वो वक्फ कंसिडर करी जाएगी अगर मान लो उसको रजिस्टर नहीं भी किया गया। इस मौके के ऊपर हमारे जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बोला कि सर लोग मिसयूज करते हैं इस प्रोविजन का, वक्फ बाय यूजर का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, मिसयूज हो सकता है हो, पर बहुत सारे जेन्युइन वक्फ बाय यूजर भी होंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ वक्फ बाय यूजर को हटा दिया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो दूसरा जो मुद्दा था और भी जैसे डिस्कशन हुआ विद रिगार्ड्स टू जो नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन हो गया आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंदर, या फिर इवन जो एक तरह से स्टेट पावर जो दी गई कि क्या ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ है भी या नहीं। ठीक है, तो जो 2025 का जो कानून है ना वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बात करता था कि एक तरह से कि कोई गवर्नमेंट लैंड है या नहीं, एंड अगर मान लो वो चीज़ नहीं है वैसा, तो उस केस में उसके स्टेटस को हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि भाई कलेक्टर इंक्वायरी जरूर कर सकता है, पर उसका इंक्वायरी का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर फिलहाल हो सकता है कि रोक लग जाए। मैं फिर से बोल दूं, ये सारी ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं पास हुआ। तो इसने जब ऑर्डर पास होने वाला था तो उस समय हमारे जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज हमें एक दिन का समय दे दीजिए, एक दिन के अंदर हम वापस आएंगे, कुछ और आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तब फिर आप जो भी ऑर्डर होगा पास करिएगा। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुए हैं। तो अब आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को आज दोपहर में फिर से वक्फ के ऊपर सुनवाई होगी। पर अभी के लिए जो मुद्दा चल रहा है ना उसमें ऐसा लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो वक्फ के कुछ एक प्रावधान ऐसे रखेगा जिनको पूरी तरह से पास वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, डेट है आज की 17 अप्रैल 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संडे आने वाला है ना 20 तारीख को, उस दिन आपका ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3 होगा। अब ये जो टेस्ट है वो ऑनलाइन भी होगा एंड साथ साथ ऑफलाइन भी होगा। इसमें छोटा सा देखो एडिशन है, कुछ बच्चे थे लखनऊ से, वो पूछ रहे थे कि सर क्या लखनऊ में नहीं है। देखो, लखनऊ में भी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि ये टेस्ट होगा, तो आपको ये टेस्ट आप करोल बाग, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, इंदौर और जयपुर, इन सभी जगहों के ऊपर आप यहाँ पे इस टेस्ट को दे पाएंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर। ध्यान रखिएगा कि संडे को जो टेस्ट होगा ना वहाँ सुबह आपका जीएस का टेस्ट होगा 9:30 से 11:30, एंड दोपहर में आपका सी सेट का टेस्ट होगा 2:30 से 4:30, जैसा रियल यूपीएससी सीएससी एग्जाम में होता भी है। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे कमेंट में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, आज उसका लाइव का आखिरी सेशन रहेगा एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के रिगार्डिंग। इस सुबह 10 बजे यहाँ पे आप लाइव मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, दैट इज इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका। देखो, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानते हो, जैसे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग जगह के ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रणवीर इलाहाबादिया की बात कर सकते हो, जैसे ध्रुव राठी की कुछ लोग बात करते हैं, राइट, आप गौरव तनेजा की बात करते हैं जो फ्लाइंग बीस्ट है। तो इस तरह से जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं ना उनको इन्फ्लुएंसर्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब दिक्कत पता क्या आ रही है कि इन्फ्लुएंसर चलो होना कोई खराब बात नहीं है, पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस बात का मिस यूज कर रहे हैं। मिस यूज का मतलब क्या? अरे भाई, कंज्यूमर को मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है, मान लो कि हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज है या अच्छी चीज नहीं है, पर
एक इन्फ्लुएंसर ने उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी। अब यार लोग तो पसंद करते हैं ना इस इन्फ्लुएंसर को, उस चक्कर में लोगों ने भी अपनी हेल्थ खराब कर ली। बहुत सारे ऐसे आज के समय इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। एंड ऐसा देखा गया है कि इनकी बात सुन के लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पर एक तरह से उड़ा दिया है, पैसा उनका पूरा वेस्ट हो गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है वो काफ़ी यंग ऑडियंस है, ठीक है, कि मान लो 14 साल 15 साल इस एज ग्रुप की ऑडियंस है। एंड कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग जैसी चीज़ें या इनडायरेक्टली अल्कोहल जैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। यार ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपकी भाई कुछ जिम्मेदारी बनती है, ना कि ये कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊं, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम अगर हम बात करें और भी इस तरह से गलत गलत चीज़ें करी जाती हैं। कई बार वो बताते भी नहीं, वो ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं एंड बताते भी नहीं कि एक पेड एडवर्टीजमेंट है। आपको तो यही लगता है यार ये तो जेन्युइन एडवर्टीजमेंट है, ये पर्टिकुलर पर्सन अच्छा इस शैम्पू की तारीफ कर रहा है, हमें लगेगा कि यार चलो यही शैम्पू खरीद लेते हैं। पर एक्चुअल में वो शैम्पू वो इस्तेमाल करता ही नहीं है। वो तो एक तरह से वो तो सिर्फ और सिर्फ उसने पैसा उसको मिला उस ब्रांड से एंड अकॉर्डिंगली ही डिड दैट। तो अनाउंस करना जरूरी होता है कि यार ये पेड पार्टनरशिप है भी या नहीं है। तो यहाँ पर ना क्या हुआ है, एक तरह से काउंसिल बनाई गई है, इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। तो इंडस्ट्री लीडर साथ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिप्रेजेंटेटिव पब्लिसिस्ट, गूगल, मेटा, लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स, एंड इन्होंने मिलकर ना एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना ली। और इन्होंने ना एक 79 पेजेस का एक कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स बना दिया कि यार इन्फ्लुएंसर्स को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अपने आप इन्होंने खुद से अपने से अब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दी ताकि लोग इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसे ना फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि यार आप ना जब भी कभी किसी के साथ पेड पार्टनरशिप करें तो मेंशन करें, उसको डिस्क्लोज करें कि हाँ यार ये पेड पार्टनरशिप है। ऐसा ना लगे कि यहाँ पर किसी चीज़ की तारीफ करी जा रही है सिंपली। जैसे कई लोग पता क्या होते हैं, जैसे कई लोग आप लोग भी यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर कई बार ना लोग क्या करते हैं ऐसी तारीफ कर देते हैं कि यार ये वाली ना XYZ बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है, या फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया लगा। वो एक्चुअली पेड पार्टनरशिप्स होती हैं अक्सर, पर वो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उस इंसान को वाकई वो पसंद है, उस चक्कर में बाकी बच्चे भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पेड पार्टनरशिप जब होगी उसको यहाँ पर एक तरह से डिस्क्लोज करना यहाँ मैंडेटरी बोला गया है इस पर्टिकुलर IIGC के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो कंटेंट होगा इन्फ्लुएंसर का वो चाइल्ड सेफ कंटेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप चाइल्ड के रिगार्डिंग कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट कुछ डालें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा ना आपको ब्रांड रिलेशन यहाँ पे मेंटेन करना होगा। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मल्टीपल चीज़ें करते हैं। मल्टीपल चीज़ें कहने का मतलब, जैसे मान लो यार मुझे ना, मान लो किसी ने बोला कि सर आप ना एक कोई बुक प्रमोट कर दीजिए। तो मैंने पता है एक दिन पता क्या किया, मान लो मैंने अपने टेलीग्राम पे जाके मैंने बोल दिया कि यार इकोनॉमी के लिए ना ये वाली बुक पढ़ लो, ठीक है। फिर अगले दिन मुझे मान लो किसी और ने कुछ पैसे दे दिए, मैंने जाके बोल दिया कि भाई इकोनॉमी के लिए ये बुक मत पढ़ो, ये दूसरी XYZ बुक पढ़ लो। तो भाई इससे पता क्या हो रहा है, मैं एक तो खुद ही पागल हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब पैसा कमाने के चक्कर में कर रहा हूँ। दूसरी बात एक्चुअली पता क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को बोला गया है कि आप उन प्रोडक्ट्स को एक तो पहली बात एंडोर्स नहीं कर सकते जो आप जनरली सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, कंपीटिंग ब्रांड्स, ये कंपीटिंग ब्रांड्स है ना, आप बुक दोनों में से एक बिकेगी। आप कंपीटिंग ब्रांड्स को सेम टाइम के ऊपर आप प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल ने बोला है। प्लस एट द सेम टाइम आजकल ना कुछ इन्फ्लुएंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आ गए हैं, कुछ तो ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, कुछ AI बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो अगर जो AI इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। प्लस उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हम तो नॉन ह्यूमन नेचर की हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ऐसा यहाँ पर IIGC का जो एक तरह से उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो यहाँ पर कह रही है। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया इन्फ्लुएंसर रेटिंग्स भी लॉन्च करी गई हैं, जो कि एक वीकली रैंकिंग सिस्टम होगा इन्फ्लुएंसर परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप भी ना इन्फ्लुएंसर के चक्कर में थोड़ा बचिएगा, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरी एक तरफ से आपके लिए एडवाइस है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज CCYB, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। अब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, आप लोग ना इकोनॉमिक साइकिल के बारे में जानते होंगे। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, दिस इज द इकोनॉमिक साइकिल। अब होता क्या है ना, यहाँ पर लेट्स से मैं आपको इधर मैं बता रहा हूँ GDP की ग्रोथ रेट कितनी है, राइट,
एंड यहाँ लेट से मैं बता रहा हूँ आपका टाइम। तो आप सब लोग जानते होंगे कि सर एक टाइम होता है जब इकोनॉमी हमारी ग्रोथ फेज में होती है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, फिर एक तरह से पीक आ जाती है, फिर यहाँ पर एक तरह से हमारा स्लो डाउन देखने को मिलता है। स्लो डाउन के बाद सर हम थोड़ा रिसेशन फेज में, या अगर बहुत लंबे समय तक चले तो डिप्रेशन फेज में होते हैं, एंड फिर उसके बाद हमारी यहाँ से रिकवरी की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक साइकिल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें पता क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? देखो, बैंक में ना एक नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है कि जब इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, व्हेन इट इज डूइंग वेरी वेरी गुड, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, तो बैंक ना लोगों को भी और बिजनेसेस को भी भर भर के खूब लोन देते हैं, बहुत ज्यादा, कि जीडीपी अच्छा कर रही है, चलो एक काम करते हैं, खूब लोन बांटो, बांटते रहो बांटते रहो। अब शुरुआत में तो उनको ऐसा लगता है कि चलो यार इकोनॉमी बढ़िया ही कर रही है, लोन बांटते रहते हैं। पर बाद में जाके ना, जब आपने बहुत ज्यादा मोर देन एवरेज लैंडिंग कर दी, बहुत ज्यादा लैंड कर दिया, तो आगे जाके कल को परेशानी आएगी, तो भाई आपका लोन वापस नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो यहाँ पर ना एक बात बोली जाती है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के अंदर, कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है ना, तो जरूरत से ज्यादा लोन मत बांटो, जितनी जरूरत है बस उतने ही लोन बांटो। ठीक है? तो यहाँ पर ना एक तरह से बफर क्रिएट करो व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग गुड। थोड़ा पैसा सेव कर लो, सारा पैसा फालतू में लेंड मत कर दो। ठीक है? ये जो पैसा यहाँ पर सेव किया ना, जब इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही थी, इसको कब इस्तेमाल करना है सर? जब इकोनॉमी खराब कर रही है, जब कहीं ना कहीं रिसेशन वाले फेज के अंदर है, तब आप कहीं ना कहीं लैंड करना। क्यों? तब जब लैंड करोगे तो इकोनॉमी को थोड़ा एक बूस्ट मिलेगा, रिसेशन वाली जो एक तरह से इकोनॉमी थी उसको एक तरह से उभरने के अंदर मदद मिलेगी। तो आपको यही बोला जाता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के अंदर, कि जैसा भी साइकिल चल रहा है ना, आप उसके काउंटर, अगर एक साइकिल बढ़िया चल रहा है, उस केस में आप कम लैंड करो, काउंटर करो उसको, और एक तरह से बफर बना लो, ताकि वो जो पैसा है आप एक तरह से बाद में इस्तेमाल कर पाओ। तो एक्चुअल में ना पास्ट में भी ऐसा देखा गया है, जैसे 2007-8 के क्राइसिस से पहले बहुत बड़े लेवल के ऊपर लैंड किया गया, क्योंकि इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी। तो उस समय अगर हम बात करें ना क्रेडिट टू जीडीपी रेशो की, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे केस में, क्योंकि आप लोन बहुत ज्यादा दे रहे हो ना। तो आरबीआई यही बोलता है कि यार आप मत करो इतना ज्यादा लैंड। ठीक है? तो एक्चुअल में ये जो बात आई है ना, ये 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट सीखा काउंटर साइकिल कैपिटल बफर का, राइट? और ये बेसल कमेटी नहीं बताया था, बेसल 3 के जो नॉर्म्स हैं, फिर बाद में आरबीआई ने 2015 के अंदर अकॉर्डिंगली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। सर अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है? अभी आरबीआई ने कहा है कि अभी हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। अभी के जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही शानदार कर रही है, नहीं। तो अभी फिलहाल हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। जब एक्टिवेट करना होगा तो आपको बताया जाएगा कि हाँ यार अब बफर बना लो। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है बफर बनाने की, ऐसा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला है। तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशो से या क्रेडिट टू जीडीपी गैप से हमें एक तरह से पता लग जाता है कि हमें काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर सीसीवाईबी को एक तरह से आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। एक तरह का रेगुलेटरी टूल है जो कहता है कि बैंक्स build up extra capital during the period of economic stability and growth which can be utilized to maintain the credit flow during the economic downturn। जो मैं आपको चीज समझा ही रहा था, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज ऑपरेशन चक्रा 5। इसका मतलब क्या होता है? देखो पहली बात तो ये चक्रा 5 है। पता क्या है, जो हमारा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेशन चक्रा 1, चक्रा 2, चक्रा 3, चक्रा 4। अब चक्रा 5 यहाँ पे ऑपरेशन चक्र इसने किया है। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें बात होती है किसकी? डिजिटल अरेस्ट की। अब आप सबने डिजिटल अरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। इसमें पता क्या होता है, आपको एक फोन आएगा, फोन, ठीक है, और फोन में आपको बोला जाएगा कि यार आपका ना, आप पे कुछ भी हो सकता है। दे विल ट्राई एंड से टू यू कि यार आपका एक बैग है, वो बैग आपका कहीं से आ रहा था, उसमें ड्रग्स पाए गए हैं। ठीक है? या फिर आपको और किसी तरह से डराने की कोशिश करी जाएगी। हो सकता है आपका कोई वीडियो लीक करने की कोशिश करी जाए, एंड दे विल कॉल यू एंड से टू यू कि आप ना ऑनलाइन आओ, अपना वीडियो कॉल ऑन करो अपना। एंड हम लोग कौन है? हम लोग बोल रहे हैं पुलिस की तरफ से। ठीक है? कोई कॉल आएगा कि सर हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आप वीडियो कॉल बंद नहीं कर सकते, आपको कैमरा के सामने ही हमेशा रहना है। इस तरह की चीजें करी जाती हैं। फिर वो आपको बोलते हैं कि चलो यार आप एक तरह से आप यहाँ पे ये पैसा जमा कराओ, वो पैसा जमा कराओ, ये पैसा इस जगह पे करो। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है ना, एंड उसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि एक बंदे से 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़, वो केबीसी वाला ही, ठीक है, केबीसी में 7 करोड़ इंसान जीतता है, पर ये वो चीज नहीं है। यहाँ पर 7 करोड़ एक बंदे से ले लिए गए डिजिटल अरेस्ट के थ्रू, कि उसको कॉल किया गया, उसको कहानियां सुनाई गई,
फिर उसको बोला गया कि उसको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, एंड ऐसा करते हुए उन्होंने 7 करोड़ का स्कैम उसके साथ कर दिया। तो सीबीआई ना यार बहुत, आप लोग फोन भी जब किसी को करते हो ना, कॉल भी, तो कॉल के पहले भी आता है ना कि आपको जो एक तरह से वार्निंग आती है कि आप इसे किसी के जाल में ना फंसे, तो वो जो सारी बातें होती हैं वो यही बातें हैं। तो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 किया, एंड यहाँ पर ना कुछ लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है जो कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को यहाँ पर कर रहे थे, हु आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। तो डिजिटल अरेस्ट एक तरह का क्या है, इट इज अ डिसेप्टिव टैक्टिक, एक तरह से आपको धोखा देने की कोशिश है जो कि साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, एंड ऐसा कहते हैं कि हम तो यार पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मीन्स। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसा डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। देर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। किसी भी कानून के अंदर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी बात लिखी ही नहीं गई। अगर आपको अरेस्ट करना है ना, तो पुलिस भाई आपके घर आके आपको हथकड़ी पहना के आपको पुलिस थाने लेके जाएगी। ऐसे डिजिटल अरेस्ट वाली कोई चीज इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये है ऑपरेशन चक्रा 5। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग यूनिट्स के रिगार्डिंग। एक्चुअली पता क्या है, मुझे 3 चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस समझाना है। सर एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है टीपीयू। टीपीयू क्या होता है सर? ये होता है आपका टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्या अंतर है सर इन तीनों के बीच में? देखो यार, सीपीयू जो कहीं ना कहीं आप पहले इस्तेमाल करते थे ना जनरल पर्पस प्रोसेसिंग के लिए, उसको बोलते हैं सीपीयू। इसमें पता क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग स्टाइल सीक्वेंशियल होता है, मतलब एक एक करके चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल होता है। पर ये तो सर बहुत पुरानी चीज हो चुकी है, बहुत ही स्लो है ये चीज सिस्टम अपने आप में। इसमें कोर काउंट 2 से 16 कोर आपको इस्तेमाल होंगे। तो बाद में जो जीपीयू है ना, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंशियल नहीं है, पैरेलल है। साथ ही साथ सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकती हैं, एंड यहाँ पर हजारों ही छोटे छोटे कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस वजह से आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ना, पहले जो आपके सीपीयूज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल टास्क के लिए इस्तेमाल किए थे, पर बहुत ही स्लो थे। पर ये जो आपका जीपीयू आया है, इससे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई वर्कलोड, ये बहुत हो चुका है, मतलब इसको बहुत मदद मिली है, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। पर अगर हम बात करें ना, तो इतना भी हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि देखो आजकल क्या आ चुके हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल मॉडल, एआई मॉडल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चैट जीपीटी को ट्रेन करना पड़ता है, राइट? तो एक्चुअली एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ना, जो आपके एक तरह से एल्गोरिथम्स कह लो, या आप कह सकते हो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स कह लो, उनको हम बोलते हैं टेंसर्स के नाम से। एंड वही जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बोलते हैं टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कस्टम बिल्ट प्रोसेसर होते हैं जो कि गूगल ने एआई के लिए और मशीन लर्निंग के लिए एक तरह से डेवलप करे हैं। अब आप सोच सकते हो ये कितने फास्ट होंगे? सर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसमें कोर तो कम है, पर बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोर्स हैं, और ये पैरेलल और टेंसर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है जिसको मशीन लर्निंग में काम में लिया जाता है। तो डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, उन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये स्लो थे सीपीयू, ये जीपीयू फास्टर है, बट टीपीयू तो फास्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही स्पेशलाइज्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे सर एआई का ज़माना और आगे बढ़ता जा रहा है, तो टीपीयू आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बनते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली गूगल ने एक तरह से नई कंप्यूटर चिप को लॉन्च किया जिसका नाम है आयरन वुड। आयरन वुड गूगल की 7th जनरेशन टीपीयू आपको देखने को मिल जाएगी, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको एआई मॉडल्स को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं प्रोसेसिंग यूनिट, आप जानते होंगे एक कंप्यूटर का ब्रेन ही होता है, जो कि कैलकुलेशन, इमेज प्रोसेसिंग, कमांड एग्जीक्यूशन, ये सारे अलग अलग काम वो करता है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, वो है तूती आइलैंड, सूडान के रिगार्डिंग। एक्चुअली ये लोकेशन न्यूज़ में है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने ना कई बार आप लोगों के साथ नाइल रिवर के बारे में डिस्कशन करी है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, आपको यहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आपको यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिल जाती है। ये जो सूडान वाला यहाँ पे जो एरिया है ना, ये है खार्तूम, राइट? और ये जो खार्तूम वाला रीजन है, और बाकी सूडान वाला भी आप जानते होंगे, ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? एक्चुअली पता क्या हुआ है, लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं सूडान की आर्मी एंड जो वहाँ की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज हैं, इनके बीच में वॉर स्टार्ट हुए हुए। ठीक है, तो 2 साल के अंदर ना पूरे सूडान के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ देखने को मिली। एंड उसी के बीच में एक जगह है तूती आइलैंड। ठीक है, जो तूती आइलैंड है ना, ये बिल्कुल आपको जो खार्तूम है ना, उसके पास में ही आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो उसी को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका तूती आइलैंड, इधर आपका सदर्न साइड में खार्तूम हो गया, ओमदुरमान हो गया, एंड उसके अलावा आपका एक और खार्तूम नॉर्थ। ये 3 स्टेट्स, 3 आपकी जो सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो तूती जो है आइलैंड, इसमें तूती लोग रहते हैं, एंड उनका जो रूट्स हैं वो आपको महाज, जो वहाँ पे
15वीं सेंचुरी के अंदर ट्रेस हुए थे, उसके साथ बिलोंग यहाँ पे माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया, जहाँ पे ब्लू और नाइल व्हाइट नाइल रिवर मिलती है, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक क्रिसेंट शेप का आपको यहाँ पे ये आइलैंड एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरी तरह से एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये जो 2 साल पहले आपका सूडान आर्मी एंड पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये आइलैंड जो बना था, सिल्ट के डिपॉजिटेशन से बना था, पर अब ये एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये तूती आइलैंड ध्यान में रखिएगा, इट इज इन सूडान। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज डस्टलिक 6 के बारे में। दरअसल में इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमें देखने को मिल जाती है। 1 साल ये इंडिया में होती है, 1 साल आपके उज्बेकिस्तान के अंदर। तो इसका जो 6th एडिशन है ना, वो भी यहाँ पे पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 16 यानी कि कल स्टार्ट हुआ है। और ये एक एनुअल है, हर साल होता है, 1 साल इंडिया में, दूसरे साल उज्बेकिस्तान, इस तरह से होता रहता है। और ये बायलैटरल दोनों देशों में आपको देखने को मिल जाएगा। 2019 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आपस में कैसे मिलकर काम करना है, डिफेंस कॉपरेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डस्ट लेक का मेजर काम ना काउंटर टेररिज्म के रिगार्डिंग रेडी रहना एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस के अंदर एक तरह से उसके रिगार्डिंग तैयारी करना, ये सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी बढ़िया होते हैं एंड बेस्ट प्रैक्टिस को आपस में यहाँ पे शेयर भी किया जाता है। तो दिस इज एक्सरसाइज डस्ट लेक 6, राइट। कल दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क था गुआम आइलैंड के रिगार्डिंग। देखो सबसे पहले तो ना आप यहाँ पर गुआम आइलैंड की थोड़ा सा लोकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये जो गुआम आइलैंड की लोकेशन है ना, ये आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पपुआ न्यू गिनी से ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर आपको गुआम आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये जो है तो जगह इसकी यहाँ पे, पर गुआम जो है ना वो यूएसए की आपको टेरिटरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम थोड़ा और पास्ट में जाएं तो 1898 तक ये एक स्पेनिश कॉलोनी थी, बट जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर होता है उसके बाद से गुआम जो है ना वो आपकी अमेरिका की टेरिटरी बन जाती है, ठीक है। तो सर अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, हमारी जो एक आईएनएस शिवालिक थी ना, वो यहाँ पर गुआम पहुंची थी फॉर एन ऑपरेशनल टर्न अराउंड, इस वजह से यहाँ पर जो गुआम आइलैंड था वो न्यूज़ में आ चुका था। वैसे भी थोड़ा न्यूज़ में रहता भी है थोड़ा, बट अदरवाइज ऑल्सो आपको यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए इसकी लोकेशन के परस्पेक्टिव से। देखो इससे पहले ना मैंने आपके साथ ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग, पर हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, तो प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और भी मैं आने वाले दिनों में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा फॉर द पर्पस ऑफ आपके प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। कुछ जो प्लेस इन न्यूज़ के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की फर्दर कोशिश करेंगे। तो कॉमेंट्स के अंदर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे बता सकते हो, जो गलत है वो क्यों गलत है वो भी आप नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा। बाकी बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था MK2 लेजर DEW सिस्टम के रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल आपका एक एडवांस डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, दिस इज करेक्ट। टाइप 5 डायबिटीज की बात करें तो ये अंडर न्यूट्रिशन और लो बॉडी वेट के साथ लिंक्ड है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड तीसरा स्टेटमेंट इनफैक्ट कालीघाट टेम्पल के रिगार्डिंग बिल्कुल आपको सही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।